हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं विशाल शर्मा। तो फ्रेंड्स, इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड। सो उस वीडियो में फ्रेंड्स मुझे काफ़ी हद तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, लेकिन कुछ व्यूअर्स ने मुझे क्वालिटी और वॉइस के रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम बताई कि उनको उस कंटेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसकी वजह से उनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने 60 to 70% तक उस चीज़ को बेटर बनाने की कोशिश की है। इस वीडियो में आपको क्वालिटी और वॉइस के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बातें कम, काम ज़्यादा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने ज़्यादातर डिस्कस किया था अबाउट फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। उसमें हमने सिंपल बेसिक्स आपके क्लियर करने के लिए इंट्रोडक्शन दी थी आपको कि फिज़िक्स क्या होती है, फिज़िक्स कैसे ड्राइव हुई, उसका नेचर के साथ क्या रिलेशन है। तो हमने ओवरऑल हमने नेचुरल फिनोमिनास जो हमारे आसपास जो हो रहे हैं उनको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमने फ़िज़िक्स के बारे में आपको बताया था कि ये जो जितने भी हमारे आसपास जो नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं उनको एक्सप्लेन हमारी फिज़िक्स करती है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस एंड मेज़रमेंट, लेंथ, मास एंड टाइम। इन दो टॉपिक्स में हम इतनी टफ तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल से हैं। इसमें हम मेज़रमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, मेज़रमेंट्स डायमेंशन के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट द टॉपिक। यहाँ पे हमने दिखाया गया है मेज़रमेंट्स आपको सिंपल पिक्स से एक्सप्लेन करने के लिए भी मेज़रमेंट्स क्या होते हैं, मेज़रमेंट्स का हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है। हमने फिज़िकल वर्ल्ड में बात की थी नेचुरल फिनोमिनास के बारे में। अगर वो नेचुरल फिनोमिनास हमारे आसपास जो हो रहे हैं, जो फिज़िक्स के लॉज एक्सप्लेन कर रही है, तो उसको एनालाइज़ करने के लिए भी हमको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो एनालाइज़ करने के लिए भी हमें उसकी मेजरमेंट्स करनी पड़ेगी, उसके एसआई यूनिट्स क्या है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करना होगा। तो उसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम यूनिट एंड मेजरमेंट्स का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यूनिट एंड मेजरमेंट्स क्या होती है, उससे पहले हमने डिस्कस किया था वो फिज़िक्स क्या होती है। भी जो नेचुरल फिनोमिनाज हैं हमारे आसपास उनको फिज़िक्स ही एक्सप्लेन करती है। लाइक एप्पल फॉल फ्रॉम ट्री एंड वाटर वेव्स, जो समुद्रों में या पानी में जो भी वेव्स बनती है उनको हमारी फिज़िक्स के लॉज एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर ये सब कुछ हमारी फिज़िक्स में हो रहा है तो उसको एनालाइज करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ मेजरमेंट्स तो करनी पड़ेगी ना। उसके एसआई यूनिट्स क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे कोई कार है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाती है। जब मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करती है, तो वो कितने डिस्टेंस तक मूव करेगी, उसकी स्पीड क्या होगी, कितने टाइम के अकॉर्डिंग वो चलेगी, कितने टाइम पर सेकंड के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो इसके लिए हमें मेजरमेंट्स और यूनिट एंड मेजरमेंट्स को पूरी डिटेल में डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। विदाउट इसके हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा भी वो कितनी रेंज में है, वो कितनी रेंज में कितना हमने उसको हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे, किसी भी चीज़ को एनालाइज नहीं कर सकते विदाउट मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स के बिना हमारी फिज़िक्स आई थिंक विदाउट मेजरमेंट्स हम फिज़िक्स को पढ़ ही नहीं सकते, उसके बारे में बिल्कुल स्टडी ही नहीं कर सकते। तो मेजरमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमने बताया सो इन दिस फिजिकल क्वांटिटीज़ आर एसेंशियल। इसीलिए कहा गया है कि फिज़िक्स में जो नेचुरल फिनोमिना हमारे आसपास हो रहे हैं तो इसके लिए फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हमारा पहला जो टॉपिक है, पहला जो मान लीजिए कुछ भी, वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है तो आपको बता दें, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी एज द पावर ऑफ 10 विच गिव अस द वैल्यू नियरेस्ट टू द एक्चुअल वैल्यू। ध्यान से सुनेगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी एज द पावर ऑफ 10। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होता है वो एक तरह की क्वांटिटी है जो 10 की पावर में होती है।
जो हमें विच गिव अस द वैल्यू नियरेस्ट टू द एक्चुअल वैल्यू, जो हमें एक्चुअल वैल्यू के नियरेस्ट ही कोई वैल्यू देती है। मीन्स एक्चुअल वैल्यू नहीं देगी उस चीज़ की, उसके आसपास हमें उस चीज़ के अबाउट हमें वैल्यू देगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनेगा। मैं किसी मोबाइल शॉप पे जाता हूँ, वहाँ पे एक शॉपकीपर होगा कोई, तो जाहिर सी बात है कि मोबाइल शॉप में जाऊँगा तो मोबाइल ख़रीदने के लिए जाऊँगा, तो वहाँ से मैंने मोबाइल ख़रीदना है, तो उसके हमको भी पता है कि मोबाइल बहुत सारी रेंज में होते हैं, कई 15 to 20,000 के रेंज में भी आते हैं प्राइस, तो कई 20 to 25,000 की रेंज में भी आते हैं, तो कई आई थिंक बहुत सारे फ़ोन हैं अभी जो बहुत सारे महंगे फ़ोन भी आते हैं, अभी इसके रिलेटेड भी बहुत सारी रेंज में फ़ोन्स आ जाते हैं हमें। तो कुछ फ़ोन एक्सपेंसिव भी होंगे, 50 to 60,000 की रेंज में भी आएंगे। तो वो अगर हम उनको कहेंगे कि मुझको ये फ़ोन ख़रीदना है, तो वो जो शॉपकीपर होगा पहले तो हमसे पूछेगा कि आपको किस रेंज में वो मोबाइल फ़ोन्स आप ख़रीदने हैं, किस रेंज में आपको मोबाइल फ़ोन ख़रीदने हैं। तो हम कहेंगे, लेट्स सपोज कि हमने कह दिया कि 15 to 20,000 की रेंज में हमें ये वाला फ़ोन चाहिए, ये वाला ब्रांड का फ़ोन चाहिए, तो वो हमें 15 to 20,000 की रेंज के अंदर हमें वो फ़ोन दिखाएगा सभी। तो 15 और 20,000 की रेंज में तो 16,000 भी आ जाता है, 17,000 भी आ जाता है, 18,000 भी आ जाता है। तो इसका मीन्स ये है कि वो जो हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है ना, वो हमें जो एक्चुअल वैल्यू के नियरेस्ट हमको उसके बारे में वैल्यू को डिफाइन। सिंपली वर्ड्स में मैं आपको समझाऊं तो इट गिव द अप्रोक्सीमेशन इन एनी वैल्यू। इट कैन बी एनी यूनिट लाइक मीटर, केजी। तो जो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है ना, ये हमें अप्रोक्सीमेशन देता है किसी भी वैल्यू में, वो कोई भी यूनिट हो सकता है। तो let the understand how exactly are we going to find the order of magnitude. So let's take example. I am giving you some numbers. मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूँ 3, 4, 5, 9, 8, 7, 4 and ask you to find the order of magnitude. The first rule to find the order of magnitude is to convert all these numbers in such a way that there is only one digit left before the decimal. मतलब एक ही डिजिट रह जाए बिफोर द डेसिमल। ये देखो यहाँ पर देख सकते हैं 3, 4, 5, 2 मिनट, यहाँ देख सकते हैं आप 3, 4, 5, 9, 8, 7, 4 आपको नंबर्स दिए हैं। तो इनको इस तरह से हमने कन्वर्ट करना है कि ये सिर्फ एक ही डिजिट बच के रह जाए बिफोर द डेसिमल। डेसिमल से पहले एक ही डिजिट लेफ्ट होना चाहिए। ये देखिए, सो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अब क्या होगा, 10 की पावर 6। ये है इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसके रिलेटेड और भी कई एग्जांपल्स हैं, और इसका और भी एक रूल है कि अगर जो हमारे पास ये जो डिजिट बचता है डेसिमल के बाद जो भी एक डिजिट बचता है, तो अगर ये डिजिट 5 से लेस देन है तो वो जो 10 की पावर लास्ट में जो 10 की पावर होगी वही उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन अगर वो डिजिट 5 से ग्रेटर देन है, तो 5 से ग्रेटर देन है यहाँ पे देख सकते हैं, तो उसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक डिजिट आपको दिखाया है, नंबर्स आपको दिखाए गए हैं, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करना है। तो 8, 7, 6, 5 ये एक नंबर सिस्टम है, ये नंबर्स है। तो इसका हमने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका कैसे फाइंड करेंगे, तो वो तो मैंने आपको रूल समझा दिया कि हमने इस तरह से नंबर्स को अरेंज करना है कि देयर इज़ ओनली वन डिजिट लेफ्ट बिफोर द डेसिमल। तो अगर वो डिजिट 5 से ग्रेटर देन हुआ तो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए एक अलग रूल है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर, आपको लगेगा 10 की पावर 3 है तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 आएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 8 जो डिजिट बच रहा है यहाँ पे जो डेसिमल से पहले वो 5 से ग्रेटर देन है। तो जो 5 से अगर ग्रेटर देन होगा डिजिट, वो जो भी हमारे डेसिमल से पहले जो डिजिट बचेगा, तो उसमें हम एक और 10 की पावर 1 और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर जो भी हमारे पास आएगी। तो यहाँ पे 10 की पावर 3 ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं होगा, हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा 10 की पावर 4। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा
ये वाला यहाँ पे दिखाया है, ये है ऑर्डर ऑफ इसका मैग्नीट्यूड। तो ये तो यहाँ तक तो मैंने आपको समझाया कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में, कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। ये हमको अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू देता है किसी भी चीज़ की, इट कैन बी एनी यूनिट, वो मैंने आपको बता दिया। तो उसकी मैंने आपको रूल्स भी समझा दिया। अगर वो 5 से वैल्यू जो डिजिट बचता है, एक डेसिमल्स के पहले जो डिजिट बचता है, तो वो अगर 5 से ग्रेटर देन हुआ तो उसके लिए अलग रूल है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करने का। अगर 5 से लेस देन है तो उसके लिए अलग रूल है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करने का। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल भी दिखाई गई हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 49 है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 49 है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इस नंबर्स का 49 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या रूल है। यहाँ पे अब हमने एक डिजिट अकॉर्डिंग टू रूल 4 है, यहाँ पे जो एक डिजिट बचा है डेसिमल से पहले, तो यहाँ पे 4 क्या है, 5 से लेस देन है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फिर मीन्स आएगा ये आएगा, ये है इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यहाँ पे ये वैल्यू थी 4.9 इज लेस देन 5, तो ये है इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर 1। अगर यहाँ पे ये 5.1 है, अगर 5.1 है वो ग्रेटर देन है 5 से, 5.1 है वो ग्रेटर देन है 5 से, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 10 है, यहाँ पे एक 10 और मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा ये 10 की पावर 2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए मैंने आपको रूल समझाए थे। तो आगे खुद कोशिश करिएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। तो अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में आपको डिफाइन करना चाहूँगा वो है रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। अब मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में समझाऊंगा वो है रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। और यहाँ पे मैंने आपको लिखा भी है डू योरसेल्फ, क्योंकि ये जो रेंज है, रेंज अब मैंने आपको समझा दिया कि हर जो भी अगर आपके पास मेजरमेंट्स जो भी होंगी, अब मैंने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपको समझा दिया, अभी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा उसके रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम ये वाला सब जो टॉपिक है उसको बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है इनडायरेक्ट मेथड भी आपको बताया अभी, वो इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। ये क्या होता है, उससे पहले मैं आपको ये रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम के बारे में, यहाँ पर मैंने रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ लेंथ, मास, टाइम पे डू योरसेल्फ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे जितने भी जो भी पार्टिकल्स है, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, उनकी रेंज फिक्स है, उनकी रेंज को फिक्स है, मीन्स उनको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने पहले ही फाइंड करके उनको डिफाइन कर दिया है। जहाँ पे अगर नेक्स्ट पेज में आपको दिखाऊंगा सारे की जितने भी उनकी वैल्यूज़ हैं, लेंथ, रेंज ऑफ लेंथ, मास, टाइम की जो भी वैल्यूज़ आपको आगे PDF में मैं शो करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस मेजर एंड ऑर्डर ऑफ लेंथ। और यहाँ पे सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग इनके सभी के यहाँ पे दिखाया हुआ है भी इन किस रेंज में इसको हम मेज़र कर सकते हैं। अगर इसकी रेंज, अब रेडियस ऑफ प्रोटॉन को ऑर्डर ऑफ लेंथ के अकॉर्डिंग उन्होंने पहले ही उनकी मीन्स ऑर्डर ऑफ लेंथ मीन्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने पहले ही इस चीज़ को फाइंड कर दिया। अभी इस साइज ऑफ कोई भी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस मेजर्ड रेडियस ऑफ प्रोटॉन को हम इस 10 की पावर -15 के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को फाइंड करेंगे ऑर्डर ऑफ लेंथ इन मीटर्स में। तो ये सभी की वैल्यूज़ यहाँ पे डिफाइन की हुई हैं। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है आई थिंक ऑर्डर ऑफ मास। अब इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर ऑफ मास हम कैसे अब मेज़र करेंगे, 10 की पावर -30। तो यहाँ पे सभी के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के रूल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने वैल्यूज़ को फिक्स्ड किया हुआ। आगे ऑर्डर ऑफ टाइम इंटरवल देख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ टाइम इंटरवल क्या होगा, मीन्स रेंज ऑफ टाइम इंटरवल, रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ टाइम, लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल, इसको 10⁻⁻⁴ पर सेकंड के अकॉर्डिंग इसको इनकी मीन्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के थ्रू इनकी वैल्यूज़ इन्होंने फिक्स की हुई है। तो ये तो है भी मीन्स जो इनकी रेंज में आ जाती है ऑर्डर ऑफ टाइम इंटरवल, जो ऑर्डर ऑफ मास, ऑर्डर ऑफ ये लेंथ है। तो ये तो सारी वैल्यूज़ हमने फिक्स की हुई है, अभी इनकी वैल्यू फिक्स है, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने फाइंड करनी है इनको। अगर और इनके इनडायरेक्ट मेथड भी आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। ये देखिए इनके इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट लार्ज डिस्टेंस। अब आपके माइंड में आएगा इनडायरेक्ट मेथड क्या हुआ,
इनडायरेक्ट मेथड मीन्स अब अगर आप लेट्स सपोज कीजिए इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, ये हमने फॉर लेंथ के लिए। अब डिस्टेंस की बात आएगी तो अब हम लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे ना, मास टाइम के बारे में थोड़ी डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मास और टाइम के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि डिस्टेंस की बात आई है। तो इनडायरेक्ट मेथड है जो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लेंथ में, वो दो मेथड है। एक तो पैरेलैक्स मेथड है, तो दूसरा है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट वाला मेथड है, ये वाला साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। ये दो मेथड है। अब इनको कैसे हम सोल्व करेंगे वो आपको बता देता हूँ। भी पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, अगर आप सपोज कीजिए इनडायरेक्ट मेथड मीन्स भी कोई भी हमने दूर के जो, अब आप लेट्स सपोज करिए एक प्लैनेट्स के डिस्टेंस को हमने मेज़र करना है, तो हम लेंथ में जो मेज़र करेंगे, अब इनके अकॉर्डिंग तो दूसरी की जो रेंज है उनकी तो फिक्स है, जो मैंने आपको रेंज पीडीएफ में आपको दिखाई थी जिनकी वैल्यूज़ उनकी तो फिक्स्ड है। लेकिन अगर इनकी रेंज से बाहर हो जाए तो अब हमने इसको डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए तो हमारे पास अलग मेथड दिए गए, वो इनडायरेक्ट मेथड हमको दिए हैं। वो एक पैरेलैक्स मेथड दिया हुआ है और दूसरा हमको मेथड डिफाइन किया है, उसका नाम है साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग हम कैसे कर सकते हैं मेजर, आओ डिस्कस करते हैं। पहला पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, यहाँ पे दिखाया है। पैरेलैक्स मेथड मीन्स लार्ज डिस्टेंस सच एज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स और ए स्टार फ्रॉम अर्थ कैन बी मेजर्ड बाय द पैरेलैक्स मेथड। इसके कहने का मतलब जो लार्ज डिस्टेंस सच एज ए डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स, भी जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स मीन्स स्टार हो गए, जैसे कोई भी आसपास स्टार्स ही हैं, ज़्यादातर स्टार हो गए, कोई आसपास जितने भी प्लैनेट्स हैं, तो उनको हमने उनका डिस्टेंस मेज़र करने के लिए अर्थ से मेज़र करने के लिए उनका डिस्टेंस, तो हम पैरेलैक्स मेथड के अकॉर्डिंग उस चीज़ को मेज़र करें। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, भी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ओ कोई ऑब्जेक्ट है, मीन्स कोई भी प्लैनेट हो गया, आप लेट्स सपोज कर लीजिए स्टार है, कोई भी स्टार है, कोई ऑब्जर्विंग पॉइंट है, वहाँ से हम ऑब्जर्व करने हैं ऑब्जेक्ट को, किसी स्टार का हमने डिस्टेंस मेजर करना है इन लेंथ में। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज सीन फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशन, अब दो डिफरेंट पोजीशन कौन सी है, एक तो एल है और एक है आर। अब इन दो डिफरेंट पोजीशन से ही हम इसके लेंथ मेजर कर लेंगे। वो कैसे करेंगे आगे आपको मैं एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, आपको कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करके दिखाऊंगा भी कैसे हम इस मेथड के अकॉर्डिंग हम इनका डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं लेंथ में। तो देन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोजीशन इज बेसिस। अब ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन है ना, ये वाला जो लाइन है L2R, ये होगी बेसिस। और जो थीटा है, जो इनके बीच में जो एंगल है, यहाँ पे एंगल जो डिफाइन किया गया है, थीटा इज इक्वल टू P/X, ये है थीटा। अब थीटा इज इक्वल टू P/X होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कुछ एक या दो एग्जांपल करेंगे और आपको सोल्व करना दिखाएंगे भी कैसे भी हम पैरेलैक्स मेथड जो इनडायरेक्ट मेथड है, किसी डिस्टेंस को दूर प्लैनेट्स के डिस्टेंस को हम मेज़र कर सकते हैं लेंथ में फ्रॉम अर्थ से। दो अलग अलग पोजीशन से फ्रॉम अर्थ कोई एक पोजीशन ले लेंगे हम जहाँ पे हमने किसी स्टार को, तो वो आओ अब हम इसके बारे में अबाउट द पैरेलैक्स मेथड के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन समझाइए आपको कि पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, इससे हम कैसे प्लैनेट्स का डिस्टेंस डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अभी हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। जैसे ये एस है, कोई भी स्टार, तो ये एस है कोई भी स्टार, इसका हमने डिस्टेंस डिटरमाइन करना है। दिस इज़ ए इनडायरेक्ट मेथड। पहले वाले जो मैंने मेथड आपको समझाए थे वो डायरेक्ट मेथड थे। जो डायरेक्ट मेथड थे उसके बारे में, तो इससे तो हम कुछ भी चीज़ जैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे हमने इस मार्कर की हमने लेंथ डिटरमाइन करनी है, तो हम एक स्केल लेंगे, स्केल से हम उसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे कि क्या इसकी लेंथ है। या फिर हमने अपनी हाइट को डिटरमाइन करना है, हाइट मेज़र करनी है, तो हम क्या लेंगे, कुछ भी लेंगे, हम कोई भी स्केल ले लेंगे, या कोई भी मेज़रमेंट के लिए कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट ले लेंगे, तो अपनी हाइट मेज़र कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वो तो हो गया डायरेक्ट मेथड। अब ये इनडायरेक्ट मेथड है इसकी रेंज आउट ऑफ रेंज है। इसको हमने डिटरमाइन करने के लिए हमें डिफरेंट मेथड्स लगाने पड़े। और जो दो मेथड्स है, पहला मेथड तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, वो है पैरेलैक्स मेथड, एंड दूसरा मेथड है वो है हम
एक्स आई थिंक डायमीटर वाला वो मेथड है, उसमें हम डायमीटर के थ्रू हम डिस्टेंस हम डिटरमाइन करेंगे जैसे साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसका डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो जहाँ पे चलो अब हम पैरेलैक्स के मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी मैं कहा था कि एस है कोई भी स्टार है तो इसका हमने डिस्टेंस डिटरमाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमने किसी भी अर्थ से, कहीं भी अर्थ से एक पॉइंट से हमने इस स्टार को ऑब्जर्व कर लिया, यहाँ से ए पॉइंट से ऑब्जर्व कर लेंगे, और दूसरा हम बी पॉइंट से इस स्टार को ऑब्जर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो हो गया हमारे लिए, ये जो शिफ्टिंग हो गया स्टार का, वो तो हो गया पैरेलैक्स। और हमने दो अलग अलग जगहों से, पोजीशनों से इस स्टार को ऑब्जर्व किया, वो हो गया हमारा बेसिस। तो फ्रेंड्स सिर्फ पैरेलैक्स और बेसिस को हमने समझना है, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। सिर्फ पैरेलैक्स और बेसिस को हमने समझना है, इस कंसेप्ट को समझना है हमें। अब हमें भी पता है कि अगर हम दो अलग अलग जगह से इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, किसी एक पॉइंट को, तो एंगल तो डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। तो वो एंगल है थीटा। अब ये जो थीटा एंगल है इसको हम बोलेंगे पैरेलैक्स एंगल। अभी मैंने आपको समझाया ना, ये जो शिफ्टिंग होगी अलग स्टार की, उसको हम बोलेंगे पैरेलैक्स। तो फ्रेंड्स थीटा इज ए पैरेलैक्स एंगल, ये तो हो गया पैरेलैक्स एंगल। और ध्यान रखिएगा पैरेलैक्स एंगल, ये जो थीटा ना, इसको हमेशा रेडियन में लेंगे हम, रेडियन में, ठीक है, इसको हम रेडियन में लेंगे। और ये जो डी है, ये होगा डिस्टेंस ऑफ द स्टार का डिस्टेंस, जो हमने मेज़र करना है। इसमें मेज़र करने के मेथड हम ड्राइव कर रहे हैं अभी, कैसे हम मेज़र कर सकते हैं डिस्टेंस को। तो यहाँ पे जो बी हो गया उसको तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि बी है वो हो गया हमारा बेसिस। दो अलग अलग जगह से हमने इस स्टार को ऑब्जर्व किया, उसको हम बोल देंगे बेसिस, ठीक है फ्रेंड्स। एंड एक कॉन्सेप्ट लगाया जहाँ पे आई थिंक बहुत ही छोटी क्लास में हम करते थे, बहुत ही छोटे लेवल क्वेश्चन करते थे। आई थिंक ये वाला सर्कल वाला क्वेश्चन करते थे हम, ये वाला क्वेश्चन करते थे हम, याद होगा आपको। तो अब ये जो एंगल हो गया, ये तो हो गया थीटा, ठीक है, और यहाँ ये हो गया रेडियस अपना, ये तो हो गया रेडियस, ठीक है फ्रेंड्स। और ये हमने आई थिंक ये होती थी कोई भी, आई थिंक कोड हम बी ले लेते हैं। तो अब हम इस थीटा एंगल को फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाते थे, थीटा इज इक्वल टू बी बाई आर, ये वाला ही लगाते थे ना, याद कीजिए, ये वाला लगाते थे। तो सेम टू सेम यही वाला जो कंसेप्ट है यहाँ पर लगेगा। अब यहाँ पे जो थीटा है वो तो सिंपल एंगल था, यहाँ पर जो थीटा ये है पैरेलैक्स एंगल, ये अब पैरेलैक्स एंगल है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थीटा अकॉर्डिंग टू थीटा। अब हमें भी पता है अभी डी इज डबल टाइम ग्रेटर देन है बी, वो तो डेफिनेटली होगा ही, क्योंकि डी तो डिस्टेंस है, स्टार का डिस्टेंस है, और बी और सिंपल बी तो बेसिस है, ए टू बी पोजीशन भी बीच में जो डिस्टेंस होगा वो बी है, वो बेसिस है। तो डेफिनेटली डी तो डबल टाइम ग्रेटर देन होगा बी से। और अगर डी डबल टाइम ग्रेटर देन बी से, तो बी अपॉन डी इज डबल टाइम लेस देन 1। और बी बाई डी हमारा क्या है यहाँ पे, वो है थीटा, रेडियन एंगल, थीटा इज इक्वल टू बी बाई डी। इसके अकॉर्डिंग इस एंगल को, तो बी यहाँ पे क्या था, ये वाला बी, ठीक है, ये यहाँ पे हमने ये वाला बी यूज़ किया, और डी यहाँ पे रेडियस ये था, और हमने यहाँ पे डिस्टेंस लिया डी, तो बी बाई डी। तो थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है फ्रेंड्स, थीटा इज वेरी स्मॉल। तो फ्रेंड्स इसमें हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है, थीटा कि जो थीटा होगा ना उसको हमने रेडियन में लेना है, ठीक है। अब थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा हमारा क्या है, बी बाई डी, बी बाई डी है हमारा थीटा, सॉरी फ्रेंड्स, थीटा हमारा क्या है, थीटा हमारा है बी बाई डी, ठीक है। और अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें ये वाला मेथड लगेगा, बी बाई थीटा, बी बाई थीटा डी, सॉरी डी। तो ये है हमारा पैरेलैक्स मेथड टू डिटरमाइन डिस्टेंस ऑफ एनी स्टार और प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ।
तो ये हो गया हमारा पैरेलैक्स मेथड। अब जो सेकंड वाला जो मेथड है वो है साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। अब हम आप समझिए साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से हम कैसे डिस्टेंस डिटरमाइन कर सकते हैं। अब ये तो हो गया इनडायरेक्ट मेथड, फर्स्ट वाला पैरेलैक्स मेथड वाला भी। अब हम इसमें कैसे हमने डिस्टेंस डिटरमाइन किया, थ्रू पैरेलैक्स एंगल एंड बेसिस के थ्रू, मीन्स इन दो चीज़ों का ही ज़्यादा काम है यहाँ पे। तो उस चीज़ में क्या, उस चीज़ में उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे तो हमने एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया था ना, तो उस चीज़ में उल्टा हो जाएगा। उसमें हमने डायामीटर का यूज़ करना है ज़्यादा, डायामीटर का हम इस यूज़ करेंगे। अभी साइज ऑफ पता ही चल रहा है, नेम से पता चल रहा है साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। अब साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का नेम आएगा तो हम डायामीटर का काम तो होगा ही इसमें। तो उसमें हमने साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट मतलब साइज के थ्रू हमने डिस्टेंस कैसे हम मेज़र कर सकते हैं किसी भी प्लैनेट का। तो चलो उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने एक मेथड के बारे में डिस्कस किया, इनडायरेक्ट मेथड के बारे में डिस्कस किया कि कैसे हम बहुत ही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई भी प्लैनेट्स है, बहुत ही दूर प्लैनेट। तो फ्रेंड्स अभी हमने डिस्कस किया फर्स्ट इनडायरेक्ट मेथड के बारे में जो था पैरेलैक्स मेथड, कि हम कैसे पैरेलैक्स मेथड के थ्रू में हम किसी भी दूर प्लैनेट्स तक का डिस्टेंस हम मेज़र कर सकते हैं थ्रू टू ऑब्जर्विंग पॉइंट। जैसे ए और बी से हम पॉइंट से हमने किसी भी प्लैनेट को ऑब्जर्व किया और उसके थ्रू हम कैसे किसी भी प्लैनेट को हम मेज़र कर सकते हैं। तो अब हम जिस सेकंड इनडायरेक्ट मेथड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या है, उसमें था कि हमने दो अलग अलग जगहों से हमने एक ही पॉइंट पे फोकस करना था, और जिस पॉइंट पे हमने फोकस करना था उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने मेज़र करने के लिए हमने दो अलग अलग पॉइंट हमने अर्थ पे ले लिए थे, और सिंपल से हमने एक फार्मूला लगाया था पैरेलैक्स एंगल का, तो उससे हमने डिटरमाइन कर लिया था। उल्टा हो जाएगा, उसमें था हमने दो अलग अलग पॉइंट से हमने एक पॉइंट को ऑब्जर्व करना है, पर इसमें हमने एक ही पॉइंट से दो अलग अलग जगह को ऑब्जर्व करना है। जैसे कि हम हमने यहाँ पे शो किया है, ये हमारा मून है, ये हमने मून डिफाइन किया है। और ये जो थीटा है ये इट इज़ द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन व्हेन टू, यहाँ पे देखिए, इट इज़ द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन व्हेन टू डायमेट्रिकल ऑपोजिट एंगल ऑफ मून आर व्यूड। दो अलग अलग जगहों से हमने ऑब्जर्व किया, मीन्स किया तो एक पॉइंट से हमने ऑब्जर्व है, पर मून की दो अलग अलग जगह पे हमने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया है। तो ये जो मेथड है, इस मेथड में हम डायामीटर के थ्रू हम डिस्टेंस मेज़र करेंगे इस ऑब्जेक्ट का, इसलिए तो हमने इस मेथड का नेम भी है साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। चलो इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो ए बी जो है यहाँ पे, ए बी इज़ ए लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ एन रेडियस, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है एस इज इक्वल टू एस थीटा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, ओ इज़ एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑन अर्थ, ओ हमारा यहाँ पे अर्थ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है हेल्ड एट ओ, और जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ना वो अर्थ के ओ पॉइंट पे रखा है, ठीक है। एंड व्हेन वी ऑब्जर्व एन इमेज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर डिस्क, जब हम एक सर्कुलर डिस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर सर्कुलर डिस्क के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे टेलीस्कोप इमेज बन जाती है, तो वी मेज़र एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल होगा ना ए ओ बी इज़ इक्वल टू थीटा, एंगल ए ओ बी थीटा जो यहाँ पे हमारे डिफाइन किया गया है, एंगल ए ओ बी थीटा, ठीक है। से इट इज़ द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन, ये जो एंगल है दो अलग अलग डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है इसको बोलते हैं हम थीटा एंगल, ठीक है फ्रेंड्स। सो दैट व्हेन टू डायमेट्रिकल ऑपोजिशन पॉइंट ऑफ मून आर व्यूड थ्रू द टेलीस्कोप, जब हम दो अलग अलग जगह से हम इस पॉइंट को हम व्यू करते हैं, मून आर व्यूड थ्रू द टेलीस्कोप के थ्रू हम इस पॉइंट को व्यू करते हैं, तो इसमें क्या होगा, अभी जो एस है, एस भी द एवरेज डिस्टेंस है, एस जो है यहाँ पे हमने एवरेज डिस्टेंस लिया हुआ है ऑफ मून फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ।
हमने सरफेस ऑफ अर्थ से बी पॉइंट तक का हमने एवरेज डिस्टेंस लिया है एज़ कम्पेयर टू द डायमीटर ए बी के डायमीटर को कंपेयर करके। देयरफॉर ए बी होगा, ए बी जो है लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस, ए बी जो है लेंथ ऑफ द सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस एस इज़ इक्वल टू एस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वैसे भी हम सिंपल सर्कल में हम सर्कल पे की बात करें तो जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट से लेकर जो सर्कल के एंड पॉइंट तक जो होगा उसको तो हम बोलेंगे रेडियस। अगर हम पूरी चीज़ को लेकर जाएंगे तो वो तो होगा हमारा डायमीटर होगा, पूरी कोड हम बनाएंगे तो वो होगा हमारा डायमीटर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हैंस ए बी कैन बी कैलकुलेट व्हेन एस इज़ नोन एंड थीटा इज़ मेजर्ड। अगर हमारे पास एस हमने पता कर लिया, थीटा को हमने मेज़र कर लिया, तो हम ईज़िली हम इस चीज़ को हम इस डायमीटर के थ्रू हम इसका डिस्टेंस हम पता कर सकते हैं। फिर उसके बाद वही सर्कल वाला फार्मूला जो मैंने पहले पैरेलक्स मेथड में आपको डिफ़ाइन किया था, अब आपको बता देता हूँ फिर से। ये जो हमने सर्कल वाला फार्मूला लगाया था यहाँ पे, जो ये तो हो गया आर हमारा, और बीच में जो हो गया वो हो गया एंगल थीटा। अब हमने पिछली वीडियो में, पिछले टॉपिक में भी, अभी पैरेलक्स मेथड में भी हमने समझाया था कि अगर इस चीज़ को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला इज इक्वल टू डी बाई कैपिटल डी, यहाँ पे आपको दिखाया गया है थीटा इज इक्वल टू डी बाई कैपिटल डी। डी जो है वो है हमारा डायामीटर, ए टू बी, यहाँ से मून का जो डायामीटर है वो है डी, और ये कैपिटल डी है वो है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू इक्वेटर ए एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू इक्वेटर बी। और इसके थ्रू हम डायमीटर भी हम सोल्व कर सकते हैं। डायमीटर जो डी है, डी इज इक्वल टू थीटा इंटू डी, थीटा इंटू डी। तो ये मेथड है हमारा साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट वाला, जिसके थ्रू हम किसी भी प्लैनेट का डायमीटर हम फाइंड कर सकते हैं। डी इज इक्वल टू थीटा इंटू डी। तो यहाँ तक हमने बात की साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के बारे में। दो मेथड दिए, इनडायरेक्ट मेथड भी, कैसे हम दो इनडायरेक्ट मेथड से किसी भी प्लैनेट का हम डायमीटर फाइंड कर सकते हैं, एंड किसी भी प्लैनेट का डिस्टेंस हमारी अर्थ से लेकर उस प्लैनेट का डिस्टेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको इस टॉपिक के रिलेटेड थोड़े बहुत डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द डायमेंशन एनालिसिस के बारे में। सो फ्रेंड्स, शेयर दिस वीडियो लिंक विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।